42। फ्राइड के अनुसार ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस अवस्था में होता है? पहला ओरल, एनल, फैलिक लेटेंसी। आप बोलिए कि ये जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है यह जो तीसरी अवस्था है अर्थात फैलिक स्टेज है उसमें देखने को मिलता है, यानी 42 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यह फैलिक स्टेज में ओडिपस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। अच्छा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और एक और है इसी में, ठीक है, एक ये आपका ओडिपस है और एक का नाम है इलेक्ट्रा। ठीक है, आप मुझे बताएंगी कि इलेक्ट्रा का संबंध किससे है और ओडिपस का संबंध किससे है? बताइए, आप मुझे बस इतना बताइए कि इतना तो हमें समझ में आया कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस अवस्था में देखने को मिलता है? फैलिक स्टेज में देखने को मिलता है, जो कि फ्राइड के 5 जो अवस्थाएं हैं उसमें से तीसरी अवस्था है। ओके, लेकिन इसमें ओडिपस और इलेक्ट्रा दो कॉम्प्लेक्स हैं, हालांकि कॉम्प्लेक्स और भी आते हैं, पेनिसिन भी है, ठीक है, लेकिन जनरली आप इन दोनों की बात करिए, ओडिपस और इलेक्ट्रा। तो ओडिपस किस में देखने को मिलता है और इलेक्ट्रा किस में देखने को मिलता है? बताइए। बेटी का पिता से प्रेम, इलेक्ट्रा, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ओडिपस किस में देखने को मिलता है? बॉयज में देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया। जो बेटा है यानी जो पुत्र है वो अपनी माता के प्रति आकर्षित होगा, ये ओडिपस है, ठीक है। और जब माता के प्रति आकर्षित होगा तो सिंपल सी बात है पिता से जलन होने लगेगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रा है, इसका संबंध गर्ल से है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका जो लड़की है वो पिता की तरफ आकर्षित होगी, और जब पिता की तरफ आकर्षित होगी तो सिंपल सी बात है माता से जलन होने लगेगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। किस अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व विकसित करता है? बताइए। कहा जा रहा है कि किस अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व विकसित करता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। और ऑब्जेक्ट परमानेंस जो वर्ड है वो किससे कनेक्ट है? जीन पियाजे से, अभी हमने पीछे सुना भी है। और पहली अवस्था में ही उसे ऑब्जेक्ट परमानेंस समझ में आने लगता है, ठीक है। आपके पास है पहला प्री ऑपरेशनल, सेकंड है सेंसरी मोटर, तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल। बताइए, सभी लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, सभी लोग फटाफट से आंसर कर दिए। आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहली अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। विकास में महत्वपूर्ण अवधि की अवधारणा का अर्थ है? बताइए। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड इन डेवलपमेंट मीन्स, पहला अधिकतम विकास की अवधि, वह अवधि जब वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, तीव्र वजन वृद्धि की अवधि या धीमी सीखने की अवधि। क्रिटिकल पीरियड की बात हो रही है, आप बोलिए क्रिटिकल पीरियड मतलब जब इन्वायरमेंट का प्रभाव बच्चे पे सबसे तेज पड़े, सबसे अधिक पड़े, वही पीरियड क्रिटिकल होती है, वहीं पे बच्चा बन या बिगड़ सकता है। आंसर क्या हो गया? आपका बी हो गया। आगे चलिए 45। ऊन की टिकाऊपन किसके आक्रमण से घट जाती है? द ड्यूरेबिलिटी ऑफ वुल इज रिड्यूस्ड ड्यू टू अटैक ऑफ दीमक, कीड़े, बैक्टीरिया यानी जीवाणु या फंगस, कवक। आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे ऊन का टिकाऊपन किसके आक्रमण से नष्ट हो जाता है? मोथ। अभी पीछे हम लोगों ने देखा भी है ना। आंसर क्या हो जाएगा? मोथ हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। किस प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक तन्यता, दृढ़ता होती है? द नेचुरल विच नेचुरल फाइबर हैज द हाईएस्ट टेंसिल स्ट्रेंथ? कपास, रेशम, ऊन और लिनन। आंसर क्या हो जाएगा? सिल्क के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो गया बी, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कपड़े में अस्थाई सिलवट डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग परमानेंट क्रीज इन फैब्रिक इज कॉल्ड। पहला है कैलेंडरिंग, दूसरा है मोयरिंग, तीसरा है परमानेंट प्रेस फिनिशिंग, साइजिंग। आंसर क्या हो? अच्छा, आप ध्यान रखिए, ये साइजिंग की है ना, कैलेंडरिंग की, मर्सराइजिंग की हिंदी मत जानने की कभी कोशिश करिएगा। हिंदी अगर जान गए तो भी दिक्कत ही है, मत जानिए। इंग्लिश जानिए, इंग्लिश में ही फायदा है, और कुछ चीजें आप इंग्लिश में ही पढ़ा करिए। हिंदी को थोड़ा सा मतलब जानिए, बट इंग्लिश जरूर जानिए, ठीक है। हिंदी में कंफ्यूजन बहुत हो जाती है, इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं होती है, जो है वो है, नहीं है मतलब नहीं है। ओके,
तो कपड़ों में अस्थाई सिलवट डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परमानेंट प्रेस फिनिशिंग कहलाती है। 47 का आंसर सी हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48, खादी वस्त्र मुख्य रूप से किससे बनाया जाता है? ठीक है, ओके, कहा जा रहा है कि खादी वस्त्र किससे बनाया जाता है? आंसर कर दीजिए। पहला है पावर लूम, दूसरा है आपका हाथ से काटना, हाथ से बुनना, और फिर आपके पास है मिल उत्पादन और बुनाई। खादी कैसे बनता है? तो खादी है तो कॉटन का ही, और इसमें होता क्या है, जो कताई है, बुनाई है, सब क्या होती है? मैनुअल होती है, हाथ से होती है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 49, ऊन के रेशे में फेल्टिंग गुण, मतलब वो जो आपस में जमने सटने का गुण है ताप और दाब के द्वारा, वह किसकी वजह से होता है? लचीलेपन की वजह से, क्रिम्प यानी कि लहर की वजह से, लस्टर की वजह से, या फिर आपका दृढ़ता की वजह से? आंसर क्या हो जाएगा? ऊन के रेशों में फेल्टिंग गुण किस कारण होता है? आंसर क्या हो जाएगा? क्रिम्प की वजह से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, डिगमिंग किस रेशे के प्रसंस्करण में आवश्यक चरण है? बताइए, डिगमिंग किस रेशे के प्रसंस्करण यानी प्रोसेस में आवश्यक चरण है? ऊन में, सिल्क में, या फिर जूट में, पॉलिस्टर में? आप बताइए, डिगमिंग जो है यह सिल्क में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोकून सफेद रंग का होता है ना, अगर आप डिगमिंग करेंगे नहीं, ठीक है, तो वो आपको रेशा मिलेगा ही नहीं, तब आप रेशा ही नहीं मिलेगा तो आप रीलिंग किसकी करेंगे? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, क्या कहा जा रहा है? कहा हम ये जा रहा है कि गृह विज्ञान में कार्य सरलीकरण शब्द सबसे अधिक किससे जुड़ा है? पहला है टाइम प्लानिंग यानी कि समय योजना बनाने से, दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन ऊर्जा संरक्षण से, या फाइनेंशियल बजटिंग यानी वित्तीय बजट से, या न्यूट्रिएंट इनटेक पोषण ग्रहण से? आप आंसर क्या करेंगे? कार्य सरलीकरण। अच्छा ये बताइए, कार्य सरलीकरण आप पढ़ते किस में है? इन केस मान लो आपको कंफ्यूजन हो गई, क्योंकि हम लोग बार बार यही पढ़ते पढ़ाते हैं, कार्य सरलीकरण में दो चीजों की बचत होती है, एक आपका समय, दूसरा ऊर्जा, है ना? समय और ऊर्जा की बचत की बात होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए समय भी लिख दिया गया, ऊर्जा भी लिख दिया गया। अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें पता है कार्य सरलीकरण को हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं? एनर्जी मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और सिर्फ कार्य सरलीकरण सिर्फ योजना बनाने से रिलेट नहीं है। योजना, टाइम प्लान बनाना, इट इज अ वेरी स्मॉल थिंक इन होल टाइम मैनेजमेंट। ये ना बहुत छोटी चीज है पूरे टाइम मैनेजमेंट में, जबकि यहाँ पर ये आपका मेन हो जाएगा, और इस हिसाब से आंसर आपका बी हो जाएगा। और कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जहां पे आपको लगे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट आप प्रायोरिटी के हिसाब से आंसर करते हैं। आंसर हो गया बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, मानव विकास में किशोरावस्था को किस रूप में माना जाता है? इन ह्यूमन डेवलपमेंट एडोलेसेंस इज कंसीडर्ड एज, पहला है आश्रय काल, दूसरा तीव्र शारीरिक एवं भावनात्मक परिवर्तन का काल, स्थिरता का काल, और फिर आपका है अवनति का काल। आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था आपका शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन का काल है। तभी तो स्टैनली हॉल ने अपनी किताब किशोरावस्था में, एडोलेसेंस में क्या लिखा है? किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 53। कहा क्या गया? निम्न में से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व की कमी का विकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर? बताइए, आपके पास घेंघा है, आपके पास उच्च रक्तचाप है, मधुमेह है, मोटापा है। प्राथमिक पोषक तत्व की कमी से क्या हो रहा है? घेंघा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज या मोटापा? क्वेश्चन नंबर आपका 54 है। जल्दी से आंसर करिए। आप आंसर क्या करेंगे बताइए जी? आप आंसर क्या कर देंगी? अब आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी डिसऑर्डर। अब यहाँ पर डिफिशियंसी की बात की जा रही है, ये आंसर क्या हो जाएगा? ग्वाइटर हो जाएगा, क्योंकि उच्च रक्तचाप ये अलग है। ठीक है, दूसरा आपका ये जो मधुमेह है ये अधिकता से हो रहा है, मोटापा अधिकता से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ओके,
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपसे क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 54। सनफ्राइजिंग फिनिशिंग मुख्य रूप से किस पर लागू होती है? पहला है रेशम, दूसरा है कॉटन, तीसरा आपके पास है ऊन और चौथा है पॉलिस्टर। बताइए सनफ्राइजिंग फिनिशिंग मुख्य रूप से किस पर लागू होती है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि सनफ्राइजिंग हम लोग किस पर करते हैं? कॉटन पर करते हैं। सनफ्राइजिंग है, मर्सराइजिंग है, ये स्पेशली कॉटन के लिए हमें देखने को मिलता है। आंसर बी हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। कामकाजी महिलाओं में बहुभूमिका संघर्ष मुख्य रूप से किस कारण से उत्पन्न होता है? मल्टीपल रोल कॉन्फ्लिक्ट इन वर्किंग वुमेन अराइज मेनली ड्यू टू। बहुभूमिका संघर्ष मतलब समझ रहे हैं, महिला है, ठीक है, उसको एज अ मदर भी काम करना है, ठीक है, माँ के तौर पे भी वो काम करे, वो पत्नी के तौर पे भी काम कर रही है, वो डॉक्टर है तो डॉक्टर के तौर पे भी काम कर रही है, शिक्षिका है तो शिक्षा के तौर पे भी काम कर रही है, वो किसी की बहन भी है, वो किसी की बेटी भी है, किसी की भाभी भी है, ठीक है, तो उसको सारे रोल प्ले करने पड़ रहे हैं और इतने सारे रोल अगर एक व्यक्ति को प्ले करने हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। तो कहा यह गया कामकाजी महिलाओं में बहुभूमिका संघर्ष मुख्य रूप से किस कारण से उत्पन्न होता है? पहला है पोषण असंतुलन, दूसरा है समय प्रबंधन की कमी, व्यायाम की कमी या परिवार पर अत्यधिक निर्भरता। आप आंसर क्या कर देंगे? आंसर करेंगे समय प्रबंधन की कमी। इतना टाइम ही नहीं बचता है, इतना टाइम ही नहीं बचता है कि आप बाहर भी काम कर लीजिए। आप काम काजी हैं भाई तो आपको बाहर भी काम करना है, आपको खुद का भी ध्यान रखना है, बच्चों का भी, हस्बैंड का भी, फैमिली का भी, मायका भी, ससुराल भी, दीदी भी, नाती नाती कहाँ आ जाएगा, ठीक है, और भी सब, ठीक है, तो थोड़ा सा ये दिक्कत होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कहा यह जा रहा है कि रेशम और कृत्रिम रेशों को अलग करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? विच टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिल्क एंड सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, ओके। पहला है रासायनिक घुलनशीलता परीक्षण, दूसरा है आपका सूक्ष्मदर्शी परीक्षण और तीसरा है भौतिक शक्ति परीक्षण और लास्ट आपका है सिलवट सुधार परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 56 से आंसर करना। आप आंसर क्या करेंगे? सबसे जो सुटेबल है वो रासायनिक घुलनशीलता परीक्षण है, ए हो गया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हमारा ए हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 57। संसाधन प्रबंधन में विकल्पों के बीच चयन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। यस, जल्दी से आंसर कर दीजिए कि संसाधन प्रबंधन में विकल्पों के बीच चयन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या हम इसे निर्णय लेना कहते हैं, योजना बनाना कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं या मूल्यांकन कहते हैं? आंसर आप क्या करेंगे? इसे हम क्या कहते हैं? विकल्पों के बीच चयन करना मतलब डिसीजन लेना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए हो जाएगा, ये निर्णय लेना होता है। ठीक है, ओके, योजना बनाना नहीं, आपको निर्णय लेना। ठीक है, सबसे बढ़िया आंसर क्या हो जाएगा? निर्णय लेना होगा। विकल्प याद है जॉन डीवी समस्या, विकल्पों को ढूंढना, उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना। ठीक, आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। रसोई योजना में वर्ग ट्रायंगल का मुख्य सिद्धांत किससे संबंधित है? हम लोग ये क्वेश्चन कई बार पढ़ चुके हैं, बताइए। कहा यह जा रहा है कि, ठीक है, कहा यह जा रहा है कि यस, रसोई योजना में वर्ग ट्रायंगल का मुख्य सिद्धांत किससे संबंधित है? खाद्य समूहों की व्यवस्था करने से, सिंक स्टोव फ्रिज के बीच की दूरी, भंडारण स्थान योजना, सुरक्षा और वेंटिलेशन। आप बताएंगे कि ये जो रसोई घर में ट्रायंगल बनता है इसका संबंध सिंक, कुकिंग रेंज यानी कि स्टोव और फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर से। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 59। क्या कहा जा रहा है? प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत समय एवं गति अध्ययन के द्वारा दक्षता पर बल देता है? बताइए। प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत समय
और गति अध्ययन के द्वारा दक्षता पर बल देता है। पहला है वैज्ञानिक प्रबंधन, दूसरा है आपका मानव संबंध सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत या फिर व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 59 आंसर करना है। आंसर क्या कर देंगे, ये वैज्ञानिक प्रबंधन में होता है। आंसर आपका ए हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है क्या, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा जा रहा है, गृह प्रबंधन में संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किस पर आधारित है। जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन आपके पास है, गृह प्रबंधन में संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किस पर आधारित है। पहला है मूल्यांकन, दूसरा है अनुकूलन, तीसरा है उत्पादन और लास्ट आपके पास है वितरण। जल्दी से आंसर करना है। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 60 है, आंसर करना है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर करना है और फटाफट से आंसर बता डालिए। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अनुकूलन। ठीक, ओके, अनुकूलन हो गया क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 61 कहा क्या जा रहा है। 61 में देखिए, एक तरफ आपके पास लिस्ट 1 है और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, लिस्ट 2 है। आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में क्या करना है, मैच करना है। लिस्ट 1 में रिसोर्सेज लिखे हुए हैं, ठीक, और जबकि इधर आपके पास क्या लिखा हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको आप देखिए, पहला है मानवीय, ठीक, दूसरा आपके पास है अमानवीय, तीसरा है नवीकरणीय और फिर आपके पास है अनवीकरणीय। इधर है सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, समय और ऊर्जा और धन। आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 61 है, आंसर हमें करना है। देखिए, अब हम सबसे पहले मानवीय की तरफ चलते हैं। तो मानवीय जो मनुष्य के अंदर निहित है, ठीक है, अमानवीय जो मनुष्य के अंदर निहित नहीं है। अमानवीय को हम लोग किससे मैच कर देते हैं, धन से। और ये मानवीय को और समय को हमें पता है, कुछ लोगों ने इसे मानवीय कहा और कुछ ने इसे अमानवीय कहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने पहले को किससे मैच कर दिया, हमने पहले को तीसरे से मैच कर दिया, ठीक, और अमानवीय को धन से मैच कर दिया। अब नवीकरणीय बच रहा है, नवीकरणीय जिसको आप यूज कर पाए, ठीक है, उसको हमने पहले से मैच कर दिया और अनवीकरणीय को हमने दूसरे से मैच कर दिया। अब देखिए, हमारे पास पहले का तीसरा, फिर दूसरे का हमारे पास चौथा और ये तीसरे का पहला और जो डी है इसके तरफ दूसरा गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 61 का आंसर हमारे पास डी हो गया। ठीक है, ओके, 61 का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आगे चलते हैं 62। फिनिशिंग वस्त्र को उसके कार्य से मिलाइए। मर्सराइजेशन है, सनफ्राइजिंग है, कैलेंडरिंग है, जल रोधक है। ठीक है, मर्सराइजेशन का मतलब क्या, जो कॉटन पे किया जा रहा है। ठीक है, मर्सराइजेशन मतलब जो कॉटन पे किया जा रहा है और इसका संबंध किससे होता है, चमक और मजबूती को बढ़ाने से होता है। ठीक है, सनफ्राइजिंग मतलब सिकुड़न को रोकना हो गया, कैलेंडरिंग मतलब हो गया सतह को क्या करना, चिकना, और जल रोधी का मतलब हो गया पानी से रोकना। यानी पहले को हमने किससे मैच किया है, तीसरे से मैच किया है। ठीक है, जो दूसरा है उसको मैच किया है चौथे से। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 62 का आंसर हमारे पास ए हो जाएगा। ठीक है, 62 का आंसर क्या हो गया, हमारा ए हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। एक तरफ लिस्ट 1 लिखा है और दूसरी तरफ आपका लिस्ट 2 लिखा है। ठीक है, एक तरफ क्या लिखा है, लिस्ट 1 लिखा है और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, लिस्ट 2 लिखा है। आपको मैच करना है। कपास है, ऊन है, रेशम है और पॉलिस्टर है। ठीक, अब कपास क्या है, ये आपका प्लांट सोर्स है। ऊन क्या है, तो ये एनिमल से मिल रहा है। अच्छा, और आपके पास एक गोंद है जो कि सेरेशिन है। सेरेशिन आपको कहाँ से मिल रहा है, रेशम में दिख रहा है। और पॉलिस्टर क्या है, तो ये एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है। हमने पहले को किससे मैच किया, पहले से, दूसरे को मैच किया था तीसरे से, तीसरे को मैच किया था चौथे से, चौथे को मैच किया था दूसरे से। आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हमारे पास ए हो गया। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। कौन सा रेशा जलने पर जलते बाल की गंध देता है। हमें पता है जो प्रोटीन वाले रेशे होंगे वही बाल के जलने जैसा, मांस के जलने जैसा गंध देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऊन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आपके पास क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65। मानव पारिस्थितिकी का कौन सा सिद्धांत परस्पर निर्भरता पर बल देता है।
क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, आंसर करिए। मानव पारिस्थितिकी का कौन सा सिद्धांत परस्पर निर्भरता पर बल देता है? पहला समग्रता होलिज्म, दूसरा है अनुकूलन प्रणाली सिस्टम, या फिर संतुलन। क्वेश्चन नंबर 65 आंसर आपको करना है, जल्दी से बताइए। ठीक है, आप आंसर क्या करेंगे? निर्भरता की बात कर रहा है, पारस्परिक मतलब सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है, और सब कुछ का मतलब किससे होता है? आपका समग्र से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 66, बुनाई में रीड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहला तानों को अलग करने के लिए, बाने को कसने के लिए, शटल को पकड़ने के लिए, और फिर आपके पास है मोड़ देने के लिए। रीड का जो यूज है वो क्या है? तानों को अलग करने के लिए, बाने को कसने के लिए, या फिर आपका शटल को पकड़ने के लिए, या फिर जो लास्ट है मोड़ देने के लिए। आप बताइए, बाने को सही करने के लिए ठोक पीट करके क्या करता है? एक तरीके से बराबर करता है। 64 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में मूल्य का क्या अर्थ है? इन फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट द टर्म वैल्यू मीन्स, पहला निर्णयों को मार्गदर्शित करने वाले विश्वास, केवल पैसा, वस्तु की कीमत, या फिर शिक्षा स्तर। आप आंसर क्या करेंगे? आप बताएंगे कि मूल्य, वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यूज ही तो हैं, गृह प्रबंधन में वैल्यू ही तो हैं। गृह प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्वों की हम बात करते हैं, और गृह प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्वों में हम क्या पढ़ते हैं? यही तो पढ़ते हैं ना कि ये हमारे कैसे होंगे? ये हमारे मार्गदर्शक होंगे। 67 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68, क्या कहा गया? मानव विकास का कौन सा चरण आंधी और तनाव की अवस्था कहलाता है? आपके पास है शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था, ठीक है, ओके, और फिर है आपका वृद्धावस्था। आंसर कर दीजिए। आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे कि मानव विकास का कौन सा चरण आंधी और तनाव का है? किशोरावस्था है। 68 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका 68 का आंसर सी हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69, यदि एक परिवार अपने आय से अधिक खर्च करता है, ठीक है, यदि एक परिवार अपनी आय से अधिक खर्च करता है तो क्या परिणाम होगा? आय से अधिक मतलब उधार मांग करके पूरा करना पड़ रहा है। ठीक है, आपके पास है घाटे का बजट, संतुलित बजट, या फिर इसे हम अधिशेष बजट कहेंगे या पूंजी बजट कहेंगे। आप आंसर क्या कर देंगे? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर करेंगे कि इसे हम क्या कहेंगे? घाटे का बजट कहेंगे। आज के सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, कौन सी बुनाई सबसे अधिक चमक, ठीक है, कौन सी बुनाई सबसे अधिक चमक उत्पन्न करती है? पहला है आपका साधारण, दूसरा है आपका ट्विल, तीसरा है साटिन, और फिर है बास्केट। बताना है आपको कौन सी बुनाई सबसे अधिक चमक देती है। लस्टर किसके पास होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने किया है। हालांकि हमारे पास क्वेश्चन अभी और है, हम लोग 5 क्वेश्चन और करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर की सीरीज में कुछ ऊपर नीचे हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको यहाँ रोक दूंगी। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास।